Assalamualaikum my dear students. I hope you are fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 9 on chapter number 3, that is atomic structure. In today's lecture we are going to discuss about the Rutherford's atomic model, and then we will discuss about the X-rays and how the X-rays are related to the atomic number. So first of all, Rutherford's model of an atom. एविडेंस फॉर न्यूक्लियस एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो बेसिकली बेटा हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में जब आप एटम का स्ट्रक्चर जो है, आपके एटम का स्ट्रक्चर जो है वो देखा जा रहा था कि आइदर एटम का स्ट्रक्चर होता कैसे है, क्योंकि हमें उसके अंदर के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ जो राइज हो रहा था वो ये हो रहा था कि आइदर इनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, कि एटम के अंदर पाए किस तरह से जाते हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लोकेट होते हैं, कहाँ पर प्रोटॉन्स लोकेट होते हैं और कहाँ पर न्यूट्रॉन्स लोकेट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जे थॉमसन ने इससे रिलेटेड एक मॉडल दिया था जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। उनके मुताबिक क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी जो आपकी बॉडी है एटम की, उसके अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी पड़े हुए होते हैं। तो उसके कंट्रास्ट में रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था एटम का, और ये मॉडल क्या था, ये हमें वो एविडेंस दे रहा था कि न्यूक्लियस के बारे में बता रहा था, और बता रहा था कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें किस तरह से प्रेजेंट है आपके पास। सो जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल आपको नाम से आइडिया हो जाना चाहिए, पुडिंग जो आप नॉर्मली खाते भी हैं, पुडिंग की बात करें उसमें अगर प्लम लगे होंगे, नहीं स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे ना, तो उसके कंट्रास्ट में इन्होंने ये अपना क्या दिया, एक मॉडल दिया। सो ये मॉडल आपसे क्या कहता है उसे हम देख लेते हैं। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसी के नतीजे में उन्होंने जो है अपना मॉडल दिया था एटम का। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेसिकली क्या किया, रदरफोर्ड टुक ए थिन शीट ऑफ गोल्ड 0.4 times 0.4 centimeter thick and bombarded it with alpha particles obtained from a radioactive element like plutonium. This rays is scattered from the atom and examined on zinc sulfide screen. तो बेटा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, बेसिकली उन्होंने एक गोल्ड आपका बेसिकली एलिमेंट ही है ना, उसकी थिन शीट ली। थिन शीट लेने का मकसद क्या है कि बहुत ही बारीक, उसकी थिकनेस इतनी कम हो कि एटम्स उसमें अगर कोई चीज़ थिक होगी बेटा, बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें एटम्स की तादाद भी तो ज़्यादा होगी, और अगर वो थिन होगी तो बेटा उसमें एटम्स की तादाद उतनी कम होगी ना। तो बेसिकली गोल्ड की उन्होंने थिन शीट लेने का मकसद ये था कि उसमें मैक्सिमम उन्हें 100 ऑफ एटम्स के वो कंट्रास्ट में देख सकें। तो इस वजह से उन्होंने एक थिन शीट ऑफ गोल्ड ली, ताकि उन्हें एटम्स के ऊपर जो भी बम्बार्डमेंट हो और उसके जो भी रिजल्ट्स हों वो क्लेरिफाई हो सके। कम चीज़ में आप ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं, बल्क में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने थिन फॉइल ली और उसके ऊपर क्या किया, बम्बार्ड करवाया उसे अल्फा पार्टिकल्स के। अल्फा पार्टिकल्स आपके पास क्या होते हैं बेटा, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल्स आपके पास हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, रेज होती हैं, और जब हम हमें मिलती कहाँ से, ही किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो इनके केस में इन्होंने क्या किया, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या लिया, पोलोनियम। दिस रेस इज स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम एंड एग्जामिन्ड ऑन जिंक सल्फाइड से। अच्छा, अब जैसे ही उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गोल्ड की थिन शीट पर, तो उन्हें क्या नजर आया कि ये रेस जो हैं, जो गोल्ड के अंदर एटम्स पड़े थे, उन्होंने इन रेस को क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया, यानी फैला दिया। एंड उसके बाद इसको देखा कहाँ गया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। यानी आप इसको इस तरह से सपोज कर लें कि सामने एक स्क्रीन लगी थी, बीच में जो है आपके पास एक मटेरियल पड़ा था लाइक गोल्ड का, उसके ऊपर जैसी रेज आई और वो कहाँ आपको ऑब्जर्व आई, स्क्रीन पर। इसकी हम डायग्राम भी देखेंगे, वहां से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक लेड ब्लॉक दिया गया है। लेड ब्लॉक क्यों दिया गया है, ताकि रेडिएशन बाहर ना जाए। ठीक है, चैडविक का एक्सपेरिमेंट भी जब हमने बेटा देखा था प्रीवियसली, तो उसमें भी यही देखा था ना कि उन्होंने लेड ब्लॉक यूज किया था। तो लेड ब्लॉक का मकसद ये होता है कि रेज जो है सिर्फ वहीं से निकले जहाँ से आप चाहते हैं, आउटसाइड दैट रेडिएशन आपकी ना जाए। तो यहाँ पे लेड ब्लॉक लिया, उसके अंदर उन्होंने क्या रखा, रेडियोएक्टिव की एक सोर्स रखी, यानी रेडियोएक्टिव सोर्स इनके केस में क्या है, पोलोनियम। पोलोनियम का एलिमेंट रखा, उसमें से क्या निकल रही होंगी बेटा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो उसमें से निकल रही होंगी रेज। कौन सी रेज थी वो, अल्फा पार्टिकल्स की।
बीम ऑफ पार्टिकल जैसे ही गोल्ड फॉइल से टकराए तो उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन नजर आए कि ये रेज स्कैटर्ड हो गई डिफरेंट डायरेक्शन में, कोई यहाँ चली गई, कोई वहां चली गई, कोई यहाँ चली गई। सो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएंगी तो आप उनको क्या कहेंगे, अनडिफ्लेक्टेड, कहीं भी नहीं गई ना, वो तो सीधी की सीधी आ गई। और जो इस साइड डायरेक्शन या उस साइड डायरेक्शन या इधर उधर बिखर गई तो इसका मतलब वो क्या हुए, आपके स्कैटर्ड पार्टिकल्स। तो उन्होंने बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ जो है वो आपके अनडिफ्लेक्टेड आ गई, कुछ जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो गई, कुछ पीछे की तरफ जा रही हैं, कुछ साइड्स की तरफ जा रही हैं। और ये जो बेटा राउंड से आपको दिखाई हुई ना, ये बेसिकली आपकी फ्लोरेसेंट ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इसी के ऊपर उन्होंने ऑब्जर्व किया ना। जैसे गोल्ड फॉयल से टकराई तो ये कहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो गई, इस वाली स्क्रीन के ऊपर। सो नाउ वी विल सी कि जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया तो उन्हें क्या ऑब्जर्वेशंस वहाँ मिली, यानी उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। Most of the particles pass straight and undeflected through the sheet and produced illumination on the zinc sulfide screen. Very few alpha particles underwent small and strong deflection after passing through gold sheet. A very few alpha particles, 1 out of 8,000, retraced their path. बेटा ये 3 ऑब्जर्वेशन मुझे नजर आई। हम जब पीछे एक्सपेरिमेंट देख रहे थे वहां भी हमें ऐसे ही नजर आया था कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स थे वो क्या चले गए, स्ट्रेट ही चले गए, वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए, शीट में से सीधा सीधा पास हो गए और उन्होंने एलिमिनेशन यानी चमक प्रोवाइड की कहाँ पे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, यानी कुछ जो थे, जो पार्टिकल्स थे उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, कब, जब वो गोल्ड शीट से पास हुए। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो दोबारा से रिट्रेस्ड हो गए, यानी वो घूम के वापस आ गए। तो बेटा अगर इस डायग्राम में आप गौर से देखिए तो इन्होंने जो मॉडल दिया एटम का, अब भी आपके पास ऐसा ही है ना कि सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इन्होंने इस ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर ये बताया कि कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, वो आपके बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, देखिए ये खाली जगह ना, स्ट्रेट चले गए। अब कुछ जैसे ही टकराए क्या हो गए, डायफ्लेक्ट हो गए, ये ले यहाँ भी चले गए, यहाँ भी चले गए। और कुछ जो थे वो क्या हुए, दोबारा से बाउंस बैक या रिट्रेस्ड हो गए। सो 3 तरह की ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, स्ट्रेट जाने वाली, उन पार्टिकल्स की स्कैटर्ड हो जाने वाली, और कुछ पार्टिकल्स की दोबारा से वापस आ जाने की। अब ये ऑब्जर्वेशन एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्हें किस तरह से करीब ले गई उसको हम देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से ही इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर ही उन्होंने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्हें ये ऑब्जर्वेशन जैसे ही नजर आई उन्होंने इसको अपने माइंड में सोचा कि अब यहाँ पे फर्दर क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, कुछ स्कैटर्ड हो गई, कुछ जो है बिल्कुल अनडिफेक्टेड चली गई और कुछ बाउंस बैक होगी, तो आखिर ऐसे क्या वजह है कि इतनी तरह की हमें जो है वेरिएशन नजर आई उन अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट में। सो assumptions drawn from the above observation, अब उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए जो assumptions ड्रॉ की, यानी उन्होंने जो फाइंड आउट किया, जो उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, वो क्या assumptions थी। Since majority of the alpha particles pass straight and undeflected indicates that most volume occupied by atom is empty. अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा तो आपकी वो थी ना डिफ्लेक्शन जो अनडिफ्लेक्टेड थी, यानी कुछ पार्टिकल्स आपके जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट चले गए, उन्होंने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की। तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जर्वेशन इनके एक्सपेरिमेंट का क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर इसका मतलब उसमें कोई भी चीज हिंडर्ड नहीं थी, टकराने वाली नहीं थी। जब कोई चीज किसी से टकराती है तभी तो वहां से स्कैटर्ड होगी या बाउंस बैक होगी, वहां कुछ भी टकराने वाली चीज नहीं थी, इसका मतलब वहां पे आपका जो है अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में अनडिफ्लेक्टेड गई, क्योंकि आपका वॉल्यूम वहां पे एटम का एम्प्टी है, वहां कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तभी वो स्ट्रेट चली गई। As the alpha particles are positively charged, their deflection indicates that center of the atom has a positive charge, Rutherford called the center of an atom as nucleus.
अल्फा पार्टिकल्स आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। बेटा सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कभी भी नहीं करते, हमेशा सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं और जैसे ही सेंटर में से जो है आपको कुछ डिफ्लेक्शन वापस आती हुई नजर आई, तो इसका मतलब क्या है कि इसके एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, उसके न्यूक्लियस में। तो रदरफोर्ड ने उस सेंटर ऑफ एटम को जो पॉजिटिव चार्ज है क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस, क्योंकि वहां से अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव थी वो भी क्या हो गई थी, बाउंस बैक। सो दे बोथ हैव द सेम चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। द होल मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, सारा का सारा जो इसका मास है, वजन है, वो किस में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाएंगे, न्यूक्लियस सेंटर में होगा एटम के, और उस सेंटर के अराउंड क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सही है। When the scattering experiment was done on sheet of different metals, the repulsion deflection of alpha particle was different in different methods. Hence, the nuclei of different atoms must have different amount of positives or different number of protons. यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर डिफरेंट मेटल्स के साथ भी परफॉर्म किया, गोल्ड के अलावा। तो उधर उन्होंने क्या देखा, क्योंकि हर एलिमेंट, हर मेटल का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स के साथ डिफरेंट मेटल्स ने क्या किया, आपको डिफरेंट रिपल्जन्स या डिफ्लेक्शन दी। The number of electrons around the nucleus is such that the whole is electrically neutral. तो आपके number of electrons around the nucleus उतने ही होते हैं जितने आपके प्रोटॉन सेंट्रल में पाए जाए, ताकि आपका एटम क्या रहे, न्यूट्रल रहे। क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। सो यहाँ तक रदरफोर्ड का मॉडल आपको क्या समझ में आया, कि यहाँ पर आपके एटम्स के सेंटर में एक पॉजिटिव पार्ट पाया जाता है, उस पॉजिटिव पार्ट को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बहुत सारी रेज अनडिफ्लेक्टेड गई, इसका मतलब ज्यादा स्पेस क्या है, आपके एटम का खाली है अराउंड द न्यूक्लियस, यानी उस पॉजिटिव पार्ट के अराउंड जो ज्यादा उसका एरिया है वो क्या है, खाली है। इस वजह से वॉल्यूम वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे अनडिफ्लेक्टेड रेज सीधी सीधी पास हो गई, कोई हिंड्रेंस नहीं थी, कोई चीज सामने नहीं थी उनके। कुछ जो थी वहां से स्कैटर्ड हुई, वैसे वैसे जैसे चार्जेस से वो टकरा रही थी, तो वो घूम फिर के दूर दूर जा रही थी। सो दिस ऑल आर द assumptions जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर दी। नाउ द वीकनेसेस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल भी 100% करेक्ट नहीं था, उनके मॉडल में भी कुछ ना कुछ फॉल्ट्स थे, वीकनेसेस थी। वो वीकनेसेस जो राइज की गई, जिस पर ये सवाल उठाए गए इनके मॉडल्स पर, वो क्या है, द वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आर गिवन बिलो। According to the classical electromagnetic theory, if a negatively charged particle accelerates around a positively charged particle, it will radiate energy. If an electron radiates energy, its speed will decrease and it will go into the spiral motion, finally falling into the nucleus. This is not practically found. If an electron moving through orbits of ever decreasing radii would give rise to radiation of all possible frequencies, in other words, it would give rise to a continuous spectrum. In actual practice, atoms gives line spectrum. Thus, according to classical principles, the Rutherford's model of an atom could not exist. सही है बेटा। तो जो दो पॉइंट इन पे राइज किए गए थे वो ये क्या थे, कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपसे क्या कहती है कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। कोई चीज़ देखिए, एनर्जी जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, घूमने में एनर्जी तो यूज़ हो रही होगी ना, तो इसका मतलब अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी अपनी घूमने वाली स्टेट में है और अपनी एनर्जी भी लूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
तो इलेक्ट्रॉन जब रेडिएट कर रहा होगा, जो कि ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट करना चाहिए एनर्जी, तो फिर तो एक टाइम ऐसा है कि उसकी जो है बिल्कुल ही स्पीड जो है वो डिक्रीज कम हो जाएगी और वो स्पाइरल मोशन में जाके अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस में। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। अगर देखें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, सही है, हम यही कहते हैं। अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना बेटा उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, थक के वो कहाँ गिरेगा, न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर में है। अगर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा बेटा, तो क्या वो एटम एग्जिस्ट करेगा, तबाह हो जाएगा ना वो तो इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया जाता। आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो इनका जो पॉइंट था कि वो रिवॉल्व के साथ रेडिएटेड एनर्जी करेंगे, यहाँ पे ये वीकनेस शो हो रही थी। इसके रिमूव करने के लिए फिर आगे फर्दर थ्योरीज आई। If an electron moving through orbits of ever decreasing radii would give rise to radiation of all possible frequencies, सही है। और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो जो है आपको रेडिएशंस भी दे रहा है, तो फिर बेटा रेडिएशंस की तो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं ना कि पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज होंगी डिफरेंट। तो अगर पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज को अगर आप मद्देनजर रखें, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, तो वहां पे तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए ना, मिला जुला सा स्पेक्ट्रम। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं हो रहा होता। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और उनका रेडियाई अगर आप कह रहे हैं कि कम हो रहा है, तो बेटा वहां पर आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कंटिन्यूस नहीं मिल रहा। हमें तो कंटिन्यूस मिलना चाहिए था, लेकिन हमें लाइन यानी डिस्क्रीट लाइंस मिलती है। हर इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा होता है रेडिएशन, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की होती है, मिली जुली सी नहीं होती। सो सेकेंड पॉइंट हमारा अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम से रिलेटेड था। फर्स्ट ये था कि अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो अल्टीमेटली उसे न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, एनर्जी उसकी पूरी खत्म हो जानी चाहिए और फिर डेफिनेटली आपका एटम भी नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर उसमें से जो है मूव कर रहा है, रेडिएशन भी कर रही है, तो रेडिएशन डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की होंगी और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वहाँ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। एटम आपको क्या दे रहा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा होता है। और जब हमने लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ ये भी डिस्कस किया था कि लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं कि हर एटम के लिए उसके स्पेसिफाइड लाइन स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। Thus, according to the classical principle, the Rutherford, और अब क्लासिकली जब हम इस सारी चीज़ों को देखें तो हम ये कह सकते हैं ना कि रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो सही नहीं था। रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Now our second topic is X-rays and atomic number origin of X-ray. इसके बाद एक और आपके पास एक्सपेरिमेंट आ जाता है जिसमें कौन सी रेज आपको पता चलती है कि एक्स-रेज, कैथोड रेज, अल्फा रेज, सही है, ये सब पढ़ चुके हैं, बीटा रेज, गामा रेज। नाउ दिस आर समथिंग न्यू फॉर यू। सो एक्स-रेज क्या होते हैं आपके पास। In 1985, Bronson discovered that when high-energy electrons from cathode collide with an anode in the Crookes discharge tube, very penetrating rays are produced. 1985 में रॉन्जिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से कोलाइड करते हैं एनोड पर, तो क्रूक ट्यूब में से कुछ जो है बहुत ही पेनिट्रेटिंग किसे, पेनिट्रेशन किसे कहते हैं, आर पार हो जाना ना, तो बहुत ही पेनिट्रेटिंग रेज वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, आर पार होने वाली रेज प्रोड्यूस हो रही है। दिस रेज वर नोन प्रीवियसली, दे वर नेम्ड एज एक्सरेज। इन पेनिट्रेटिंग रेज को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एक्सरेज। और इनको रॉन्जन रेज भी कहा जाता है। किस बेसिस पे रॉन्जन कहा जाएगा, डेफिनेटली साइंटिस्ट का नाम रॉन्जन है तो उनके नाम पर इसको रॉन्जन रेज भी कहा जाता है और दूसरे वर्ड्स में इसे एक्सरेज भी कहा जाता है। अब देखा क्या गया था, जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आए, एनोड पर टकराए, तो वहां पर आपको पेनिट्रेटिंग रेज इस तरह से निकलती हुई नजर आई और ये है आपकी एक्सरेज। एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। अब ये एक्सरेज आपके पास प्रोड्यूस कैसे होती है, इसको भी हम इन डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। When an electron coming from cathode strike anode, it can knock out an electron from the inner shell of it.
यहाँ पर जैसे ही आपकी कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं एनोड पर, ये उसके एटम के इनर शेल से, आउटर नहीं, इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पहले इनर क्या आता है, K, L, M, N, इस तरह शेल पढ़ते ना, तो ये लास्ट वाले L, M, N से नहीं निकालेगा, ये फर्स्ट वाले में से जाएगा जो सबसे इनर है, यानी K शेल से जाके क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर लेता है। यानी आप ये सोचें कि वो अंदर तक घुस जाता है। तो इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से गया है वो बहुत ही हाई एनर्जी का होगा ना, तभी तो वो उसके सबसे नियरेस्ट शेल से भी जाके क्या रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। A metal ion is produced with an electron missing from an inner of the atom। और अब वहाँ पे जो मेटल आयन होगा, जब बेटा किसी भी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है ना, पॉजिटिव आयन। अगर कोई एटम गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव आयन होता है, और अगर कहीं एटम आपका लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन तो वो पॉजिटिव आयन होता है। तो बेटा मेटल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या बन जाएगा, मेटल का आयन बन जाएगा, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। Electronic configuration of the ion is unstable and electron from higher level drop into the half-fill orbital and photon is produced. The photon produced correspond to the electromagnetic radiation in X-ray region। हाँ बेटा, अपने प्रीवियस लेक्चर्स को माइंड में लाएं। जब हम डिफरेंट ट्रांजिशंस पढ़ रहे थे तो हमने यही देखा था ना कि बेटा अगर जो है आपके पास K से L में आता है, फॉर एग्जांपल L आपका हाइयर है, K आपका लोअर है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसमें अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 6, ये क्या करेगा, इसको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इस शेल में। सही है ना बेटा। तो जैसे ही ये ट्रांसफर करेगा, तो हमने ये डिफरेंट एनर्जी की ट्रांजिशंस भी पढ़ी थी इस तरह से एटम से, कि अगर वो, ये समझ लें, आप सपोज कर लें आपका न्यूक्लियस है, ये आपका L है, ये आपका M है, सॉरी K है। तो अब जैसे ही K से L में आएगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, फोटॉन। सही है। फोटॉन्स क्या होते हैं आपके पास, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो जैसे ही एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई एक ऑर्बिट से दूसरे में, तो एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ये आपने प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी के वक्त भी देखा था। सो हायर एनर्जी लेवल से जैसे ही वो जंप करेगा, उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए, उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए, जो पहले एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया था फर्स्ट शेल से, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जब दूसरा शेल अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उसके नतीजे में वहां से क्या रिलीज हो जाएंगे, फोटॉन। और ये फोटॉन जब रिलीज होंगे तो वहां पर आपको जो फोटॉन प्रोड्यूस करें वही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करें, दैट इज योर इन योर एक्सरे रीजन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस पॉसिबल, कि जैसे ही आपने बेसिक फिनोमेना अगर आप रिवाइज करें तो बेटा आपके पास क्या है कि फर्स्ट आपने कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया मेटल के नोड पर। उस कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ने उसके इनर शेल से नॉकआउट किया इलेक्ट्रॉन और उसको फिल करने के लिए हायर ऑर्बिटल से जंप किया जब इलेक्ट्रॉन, तो वहां से एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। और उन फोटॉन्स ने ही बेसिकली कौन सा रीजन प्रोड्यूस किया, एक्सरे रीजन। आप इस डायग्राम में देखें तो देखिए कैथोड से कंटिन्यूस ग्रीन एरोज में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एनोड पे टकराए, एनोड पे टकराने के बाद यहाँ से आपको पर्पल कलर में क्या निकलती हुई नजर आ रही है, इस तरह से एक्स-रे, यानी एनोड से क्या रिलीज हो रही थी, एक्स-रे। So now मोस्टली वर्क एंड एटॉमिक नंबर, मोस्टली ने इसमें फर्दर काम किया और उन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। मोस्टली भी एक साइंटिस्ट थे, मोस्टली यूज एंटी कैथोड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ही ऑब्जर्व एक्सरेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ही फाउंड दैट। अच्छा, मोस्टली ने क्या किया, एंटी कैथोड डिफरेंट एलिमेंट्स की और उसने फिर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑब्जर्व की। एक्सरे की भी बेटा रे है ना, रे की वेव की फॉर्म की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। सो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे उन्होंने क्या देखा, डिक्रीज कर रही थी जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। यानी आपके अगर एक मेटल या इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट जो भी यूज कर रहे हैं उसको, अगर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था तो उससे प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज की वेवलेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी।
the number of positive charge in the nucleus increased from atom to atom by single electron unit। और जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस के अंदर वो इंक्रीज कर रहा था बाय सिंगल यूनिट से एक एटम से दूसरे एटम में। मतलब उन्होंने इस तरह का सीक्वेंस लिया कि एटॉमिक नंबर एक दो तीन चार इस तरह के ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा था। तो सिंगल सिंगल यूनिट से इंक्रीज हो रहा था, तो फिर डेफिनेटली वेवलेंथ उनकी उसी तरह से वाइस वर्सा डिक्रीज होती जाएगी। ये नेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन एटम, उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने एटॉमिक नंबर दिया था। सही है, उन्होंने यानी उन्होंने क्या कहा कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया कि ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। इट इज़ द एटॉमिक नंबर विच डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट। और ये इन्फॉर्मेशन हमें है ना कि बेटा एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है, कभी भी एक दूसरे के सेम नहीं हो सकते। सो अगर इसकी समरी देखें हम, तो हमें क्या नज़र आता है कि जैसे ही नंबर ऑफ आपके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। सही है, वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा होगा। लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर कम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कम होंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वहाँ कम रिलीज होंगे। तो वहाँ पे अल्टीमेटली एनर्जी और प्लांक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर आप माइंड में लाएं, प्लांक्स कांस्टेंट का जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपसे क्या कहता है, एनर्जी किसके बराबर होती है, सही है, यानी एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। तो बेटा जैसे जैसे वहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ज़्यादा हुई और इसकी वेवलेंथ क्या हो गई आपके पास, कम हो गई। सो इन दिस वे उन्होंने क्या कहा कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और उसकी वेवलेंथ एक्सरे की वहाँ पे उन्हें क्या नज़र आई, कम नज़र आई। सो मोजले ने इस बेसिस पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटम्स के बता दिए, और उन्होंने ये भी बता दिया कि यहाँ पर हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या पॉजिटिव चार्ज दूसरे से मुख्तलिफ होगा, और हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। So now elucidation of atomic structure by X-rays। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही थी एक्सरेज से, एक्सरेज इल्यूस्ट्रेटेड द एटॉमिक स्ट्रक्चर एज मेंशन बिलो। एक्सरेज ने भी हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी, और वो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो आपका रदरफोर्ड ने भी कहा था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा था, उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाया जाता है। ये एविडेंस हमें कहाँ से मिला, एक्सरे से। The electrons are surrounding the nucleus and their number is equal to the number of protons। और एक्सरेज ने भी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो होते हैं, और उनका नंबर जो है पॉजिटिव के इक्वल होता है। नेगेटिव पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, और वो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो एटॉमिक नंबर है आपका वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी अगर आप एटॉमिक नंबर कहें या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहें, उसी को डिफाइन कर रहे होते हैं कि एटॉमिक नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कोई अगर आपसे कहे कि बेटा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 6। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के अंदर अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करवा रहे हैं वहाँ पर कि उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 है। So beta, this is all about for the lecture number 9. I hope you understand the concept. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.